नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिव चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद इस सरकार में सही में कोई मास्टर कम्युनिकेटर है तो निश्चित तौर पर अमित शाह है। अमित शाह जिस स्पष्टता के साथ, जिस निडरता के साथ और जिस होमवर्क के साथ अपनी बातों को आगे रखते हैं, बहुत कम लोग हैं जो अपने पूरे राजनीतिक जीवन में ऐसा कर पाते हैं। एक अनपॉपुलर ओपिनियन है या कहूं एक पर्सनल ओपिनियन है, कम से कम संसद के अंदर शाह मोदी से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते दिखाई देते हैं। जिस तरह की तैयारी के साथ वो व्यक्ति आता है, जिस स्पष्टता के साथ बोलता है, विपक्ष के हर स्पॉन्टेनियस सवाल का जिस तरीके से वो रिएक्शन देता है, बहुत कम राजनेता ये कर पाते हैं। शायद इसीलिए मोदी को अमित शाह पसंद है। संसद के अंदर जब भी सरकार को लगता है कि कोई महत्वपूर्ण बिल आने वाला है, कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही बेहतर स्टार्ट की जरूरत है, उसे कोई सबसे बेहतर तरीके से कोई प्रेजेंट कर सकता है तो अमित शाह है। इस संसद के अंदर, वर्तमान संसद के अंदर उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से, उनसे ज्यादा बेहतर वक्ता फिलहाल कोई नहीं। बाहर निश्चित तौर पर मोदी जी है, उनसे बड़ा कोई मास्टर कम्युनिकेटर नहीं है, उनसे बड़ा ट्रेंड सेटर नहीं है, लेकिन संसद अमित शाह की। और एक कहावत है ना, एक डायलॉग है एक पिक्चर का, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू हो जाती है। अमित शाह के साथ भी ऐसा ही है, हम जहां बैठते हैं और जहां बोलते हैं वहां से ट्रेंड शुरू हो जाता है। कई उनकी बातों के मीम भी हैं, बहुत कुछ है, लोग आम जीवन में यूज करते हैं। और ऐसा ही होता है, अमित शाह जब भी जिस विषय पर बोलते हैं वो ट्रेंड बन जाता है, और दोबारा हुआ। और उनकी इसी काबिलियत की वजह से जो पूरा विपक्ष है और खासकर उसका इकोसिस्टम है, वो उनके पीछे पड़ा हुआ है। आज से नहीं पड़ा हुआ, गुजरात के दिनों से पड़ा हुआ, और दोबारा ऐसा ही हुआ। मनोरमा नाम का एक चैनल है दक्षिण में, उसके प्लेटफॉर्म पर अमित शाह बोल रहे थे। उनसे जो विपक्ष के उपराष्ट्रपति की कैंडिडेट है बी सुदर्शन रेड्डी, उनके बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा, बिना कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं, कि ये वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज भी इस देश के अंदर जो नक्सलवाद है वो है। अगर इनकी बेंच ना होती, अगर ये जज साहब नहीं होते और इनके द्वारा एक दिया गया एक निर्णय ना होता, तो 2020 तक भारत के अंदर से नक्सलवाद समूल रूप से लगभग लगभग खत्म हो चुका होता। क्या था वो निर्णय? एक सलवा जुदुम नाम का एक कार्यक्रम चलता था छत्तीसगढ़ और पूरा जो नक्सली बेल्ट था उसके अंदर। क्या था सलवा जुदुम? जो नक्सली इलाका, नक्सली खासा उन इलाकों में रहते हैं, बहुत ज्यादा जंगल है, जो बहुत घना जंगल है। कहीं कहीं तो जंगल इतना घना है कि जमीन तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। वहां पे आदिवासी रहते हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वहीं पर तेंदुपत्ता और चीजों की स्मगलिंग करके और बहुत कुछ करके वो नक्सलवाद जो है वो पनपता है और देश के लिए खतरा बनता है। तो उस समय 2005 में कांग्रेसी नेता हुआ करते थे महेंद्र कर्मा, तो उन्होंने एक चीज कही कि हर जगह फोर्स नहीं पहुंच सकती। आज की तरह ड्रोन की टेक्नोलॉजी नहीं थी, सैटेलाइट फुटेजेस नहीं थी, उस तरीके से इक्विपमेंट नहीं थे, उस तरीके से इक्विप नहीं थी फोर्सेस, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो जाती थी, सब कुछ था। तो क्यों ना जिन लोगों के बीच में रहकर नक्सली जिन लोगों को परेशान कर रहे हैं उन्हीं को एम्पावर किया जाए। भैया आधा काम मान लीजिए फोर्स कर रही है, आधा लोग वो करें, अपनी कम से कम अपनी सुरक्षा तो कर सकें। तो उसके लिए सलवा जुदुम नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया गया। और क्या था उसके अंदर? उसके अंदर ये था, जो एक आम आदिवासी जंगल के अंदर रहता है, जहां ये नक्सली पहुंचते हैं, उसको एम्पावर किया जाए, हथियार दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, 3,000 रुपए महीने का भत्ता दिया जाए। अब बड़े बड़े शहरों में रहने वालों को लगेगा 3,000 रुपए, जाकर देखिए उस इलाके में गरीबी इतनी है कि 3,000 रुपए में वो आदमी साल काट ले, बहुत बुरी स्थिति है। तो उनको भी लगा कि हम भी एम्पावर हुए, और नक्सलियों के खिलाफ जिस तरह का एक मूवमेंट खड़ा होने लगा कि ऐसा लगा कि अगर थोड़े बहुत साल और चल गया तो नक्सलवाद, जो कभी रेड कॉरिडोर हुआ करता था, जो कभी 140 से ज्यादा जिलों में वो चीजें फैली हुई थी, कि बहुत जल्दी सिमट जाएगा। लेकिन जो अर्बन नक्सल है ना, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं, संस्थानों में बैठे हैं, आईएएस आईपीएस हैं, राजनेता हैं, उन्हें लगा यार ये तो जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है खत्म हो जाएगा। तो वो कोर्ट पहुंचते हैं। कोर्ट की 2 जजेस की बेंच, एसएस निज्जर और बी सुदर्शन रेड्डी, वो ये कहती है कि भैया नहीं, इस सलवा जुदुम को खत्म करो, ये नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को खत्म करो,
क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है, पब्लिक की जिम्मेदारी नहीं है। यानी पब्लिक की सेल्फ डिफेंस की भी जिम्मेदारी नहीं है, वो भी सरकार करेगी। सरकार के आश्रित कर दिया हर चीज के लिए। और उसके बाद देखिए, जो चीज कुछ सालों में खत्म हो सकती थी वो दशकों में खिंच गई। उसके ठीक 2 साल बाद महेंद्र कर्मा सहित 24 लोगों को नक्सली एम्बुश लगाकर उड़ा देते हैं। ये स्थिति है। यही वो जज साहब थे जो ये कहते थे कि भैया भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस नहीं खुलेगा, यूनियन कार्बाइड के ऊपर केस नहीं होगा। इसी चीज को रेखांकित कर दिया अमित शाह ने, और देखिए पूरे के पूरे विपक्ष में आग लग गई। लोग कह रहे हैं कि अमित शाह को राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भैया वो राजनेता है, राजनीतिक टिप्पणी करेगा कि भैया उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए है, वो अराजनीतिक पोस्ट है, उस पर टिप्पणी मत कीजिए। लेकिन जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो राजनीतिक टिप्पणी कर सकता है, अमित शाह नहीं कर सकते। वो व्यक्ति कह सकता है कि राहुल गांधी आइडियोलॉजिकल बैटल लड़ रहे हैं, वो व्यक्ति कह सकता है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठा सकता है और उस पर बात कर सकता है, लेकिन अमित शाह नहीं बोल सकते साहब। और बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है। और ध्यान दीजिएगा, यही बेंच थी जिसने कहा था कि जो सीआरपीएफ है ना, जो वहां स्कूलों में रुकती है, सरकारी भवनों में रुकती है, कि भैया उन्हें वहां से बाहर निकालो, वहां नहीं रुकेगी। उसके बाद क्या हुआ? अब जब कश्मीर में देखते हैं अलगाववाद होता है, सबसे पहले स्कूल हॉस्पिटल उड़ाए जाते हैं, वहां पर भी वही हुआ, सीआरपीएफ बाहर, कार्यक्रम शुरू। जो पूरा का पूरा एफर्ट था, जो तैयारी थी, जो लगा था कि अब कहीं ना कहीं इस जो मेनेस है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको जीरो कर दिया था। तो ये जो अमित शाह जब इस चीज को रेखांकित करते हैं, याद दिलाते हैं, तो बहुत लोगों को परेशानी होती है, और जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो खड़ा हो जाता है। और इकोसिस्टम में से कौन खड़े होते हैं? पूर्व जजेस। देखिए, इकोसिस्टम अपने आप को और अपने लोगों को किस तरीके से बचाता है, मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। और यही इकोसिस्टम जो भारतीय जनता पार्टी है वो डेवलप नहीं कर पाई है अब तक। और जो पार्टी लगभग 10 साल से सत्ता से बाहर है, और अगले 5 साल भी रहेगी, और उससे अगले 5 साल भी रहेगी, उसके बाद भी वो इकोसिस्टम को सस्टेन कर पा रही है, तो कितनी बड़ी बात है। 18 पूर्व जजेस ने चिट्ठी लिखी और अमित शाह के इस बयान को कंडेम किया। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, ए.के. पटनायक, अभय ओक, गोपाल गौड़ा, जस्टिस कुरियन। ये कुरियन साहब वो कुरियन साहब हैं जो टीवी में बैठ के बाइबल पढ़ाते थे। सेक्युलर देश में सेक्युलरता का उन्होंने एक तरीके से हलफ उठाया हुआ, सेक्युलरता की बात करते हैं और टीवी पे बाइबल पढ़ाते हैं। जस्टिस चिलेश्वर, उसके अलावा हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, वकील हैं। तो मतलब पूरी एक लंबी फेरिस्त है। अब अवार्ड ऑफ वापसी गैंग आया था, फिर वो असहिष्णुता का गैंग आया था, अब ये सिग्नेचर गैंग आ गया है कि देखिए देखिए साहब अमित शाह ने कुछ कह दिया है। और ये क्या कह रहे हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, आइडियोलॉजिकली इट शुड बी कंक्लूडेड, यानी आइडियोलॉजिकली से बहुत सिविलिटी और डिग्निटी के साथ करना चाहिए। साहब जो लड़ रहा है चुनाव उससे बात कर लीजिए ना। और ये राजनीतिक रूप से हो रहा है, राजनीतिक पार्टियां चुनाव में वोट डाल रही। जिस दिन उपराष्ट्रपति हो जाएगा जो व्यक्ति, उस दिन से निश्चित तौर पर अराजनीतिक है। लेकिन जब तक वो उस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचता तब तक तो राजनीतिक है, तब तक बात होगी। और यहां बात राजनीतिक नहीं, उनके जो पूर्व के काम है उसके ऊपर बातचीत चल रही है। और जो पक्ष चाहता है कि भैया जो उनके विपक्ष में खड़ा है वो तो निश्चित तौर पर कैंपेन करेगा ना, वो तो बताएगा कि इस कैंडिडेट में क्या क्या कमियां हैं। तो ये तो अमित शाह की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इकोसिस्टम किस तरीके से अपने लोगों को बचाता है ये साफ इस चीज में दिखता है। और वो जजेस, आपको ध्यान होगा जब जस्टिस वर्मा वाला केस आया था तो पूरी की पूरी जो फ्रेटर्निटी थी उस किस तरीके से बचाने में लग गई थी, एफआईआर दर्ज नहीं करवाई थी। उसी फ्रेटर्निटी से आने वाले एक व्यक्ति को तो अपना पद गंवाना पड़ा, उपराष्ट्रपति पद का, क्योंकि क्या खेल हो रहा था। तो इस तरीके से इकोसिस्टम काम करता है। अब समझिए किस मजबूती के साथ इकोसिस्टम जमा हुआ। इससे इस सरकार को लड़ना है कि 10 से 12 साल बाद भी वो जम के खड़े हैं कि नहीं साहब, और किस तरीके से उसे डेवलप किया गया होगा। एक और उदाहरण देता हूं, एक महिला है सैयदा हामिद, बयान आया है आजकल काफी वायरल हो रहा है, प्लानिंग कमीशन में रही है, सोनिया गांधी की खास है, पद्म अवार्ड भी उन्हें मिला हुआ है। क्या कह रही हैं? अरे वो जो बांग्लादेशी है ना, वो भी तो इंसान है, पूरी जमीन खुदा ने बनाई है, जमीन से कैसे तुम भगा सकते हो? तो बांग्लादेशियों की पैरवी हो रही है आसाम में जाकर। वो आसाम जहां लगभग 1/3 जिले डेमोग्राफिक रूप से भारत के हाथ से निकल चुके हैं,
वो लोग वहां जाकर उनका समर्थन करते हैं। जो भारत के लिए डेमोग्राफी चेंज हो रही है भारत में, जिसमें सबसे बड़ा रोल इनका है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन वो मैडम ये भूल जाती हैं, भैया उसके लिए उन्हें 2 प्लॉट ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, फिर भी यहां के मरना जरूरी है क्या ना? या जरूरी यह है कि ये इकोसिस्टम है जो इस मजबूती के साथ जकड़ा हुआ है कि आप कितनी भी कोशिश कीजिए, ये जाता नहीं है। आपको थोड़ा लगता है कि शायद जमीन की सतह के नीचे चला गया, लेकिन वो फिर भी रहता है। इस इकोसिस्टम से जो सरकार है, जो सिस्टम है, वो लड़ रही है। इसीलिए कई बार आपको लगता है मोदी अमित शाह ये काम क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, उसमें पीछे क्यों, तो आप समझिए कहां तक जड़ें गहरी हैं कि आप एक बयान देते हैं और अपने उस व्यक्ति को बचाने के लिए 18 पूर्व जजेस खड़े हो जाते हैं, वो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जब आप इलीगल लोगों को बाहर निकालते हैं तो पुराने बड़े बड़े घाघ निकल के आते हैं कि ये तो अल्लाह की जमीन है, अल्लाह ने दी है और यहां तो अल्लाह के बंदे रहेंगे। तो आपको उनसे लड़ना है। खैर, अब ये लोग भी क्या जाने, जो अमित शाह, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ट्रंप और शी जिनपिंग से जिनकी लड़ाई हो रही हो, वो तो कहां तक है। लेकिन फिर भी ये चीजें, जो प्रोग्रेस है किसी भी मुद्दे पे, उसकी जो प्रोग्रेस है उसको स्लो कर देते हैं। क्या ये इन्हें रोक पाएंगे अमित शाह, नरेंद्र मोदी को? तो निश्चित तौर पर नहीं। लेकिन हाँ, जो उसकी पेस है उसको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ढीला कर देते हैं। ये आज का टॉपिक इसलिए बताना जरूरी था, ये समझने के लिए कि इकोसिस्टम किस तरीके से बना हुआ है राइट फ्रॉम द डे वन। और कांग्रेस को पता था सत्ता आने जाने वाली चीज है, आज है कल नहीं होगी, लेकिन पीछे ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है, खड़ा करना है कि हम सत्ता में ना भी हो तो भी हमारे साथ खड़े रहें, तो भी हमको रेलेवेंट बनाए रखें। इसलिए भी आज जब राहुल गांधी मारे मारे फिर रहे हैं, उसके बाद भी क्यों प्रासंगिक बने हुए हैं, इतने चुनाव हारने के बाद भी क्यों प्रासंगिक बने हुए हैं, यही इकोसिस्टम है। कि भैया बुलेट पे घूम रहे हैं तो रवीश कुमार, अरे देखिए साहब बुलेट पे घूम रहा है नेताजी, हर बार वो इंडिया टुडे उन्हें लॉन्च कर देता है, ऐसे लोग आके उनके लिए सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करते हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण है इस इकोसिस्टम को समझना। इसीलिए ये 2 घटनाएं हैं जो बताती हैं कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी सही में किनसे लड़ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने दर्शक इस चैनल को देखते हैं उसमें से मात्र 30% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है 50,000 का आंकड़ा जितना जल्दी हो सके उसको छूने में हमारी मदद करें। अगर आपको विश्लेषण अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।